नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नंबर 36 है। दोस्तों आपको पता है ये मॉडल पेपर सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। दोस्तों हर एक प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो आइए दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, आप लोगों ने अभी तक नहीं देख पाया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उनको भी देख सकते हैं, और पहली बार विजिट कर रहे हैं शिक्षा के चैनल पे, ठीक है दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दिल से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है दोस्तों, टिटनिस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो एक टिटनिस रोग होता है उसके कारण मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होता है, या फेफड़ा प्रभावित होता है। अगर आप लोगों से आ रहा है तो आज की क्लास में बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, और इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि टिटनिस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वह प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, कंसेप्ट नए नए एकदम से नए प्रश्न मिलेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बेहतरीन क्लास होने वाली है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर वही वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आज कुछ नए अंदाज में नया प्रैक्टिस सेट है। सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 31 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट नीचे कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, नए साल में मनाया जाता है। अब बोलेंगे नए साल कब होता है, तो नया साल सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी को होता है, तो 1 जनवरी को सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सेना चिकित्सा कोर की स्थापना जो है कहाँ पर है, तो यह स्थापना स्थान अगर पूछा जाता है तो नागालैंड में है। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सेना चिकित्सा कोर स्थापना स्थान आपके नागालैंड में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। गन्ना चीनी, यानी गन्ना, देखिए गन्ना से चीनी बनता है, जूट से रेशमी, जूट से रेशमी नहीं, जूट से क्या बनता है भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे। जूट से क्या होता है, पटसन बनता है, जूट से क्या बनता है, पटसन बनता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन युग्म आपका ठीक नहीं है। अभ्रक विद्युत उपकरण है, कपास सूती वस्त्र से बनता है, तो जूट रेशमी वस्त्र नहीं बनता, जूट से रेशमी वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही नहीं है। जो जूट से क्या होता है, देखिए रेशमी कीट के लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। रेशम किससे बनता है, रेशमी कीट के लार्वा की लार ग्रंथ से आपका रेशम बनता है। जूट से क्या है, पटसन बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है, अगर आपसे बन रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में आज हर एक प्रश्न का जवाब देना है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ब्रेल दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है, या 22 जनवरी को मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता है नीचे कमेंट करें। तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जो हमारे और आप में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। जो इन्फेक्शन होता है, आप लोग बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन बी मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन के। तो राइट ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, सटीक आंसर जानेंगे, विटामिन ए होता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन ए मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी जो है फफूंद कवक के कारण होती है। फफूंद कवक के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है, दमा है, एथलीट फुट है, खाज खुजली है, या उपर्युक्त सभी। तो वह बीमारी जो फफूंद और कवक के कारण होती है सभी लोग जानते हैं। दमा भी आपके फफूंद और कवक के कारण होती है। एथलीट फुट बीमारी भी फफूंद और कवक के कारण होती है। खाज खुजली की जो बीमारी है, खाज की बीमारी भी आपका फफूंद और कवक के कारण होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है।
किशोरावस्था में समाज में सीखना है, शुरुआती युग में परिवार एवं मित्रों से सीखना है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना है या शिक्षकों का अनुसरण करना है। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा और शिक्षा के चैनल में आए हैं तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न आ चुका है इसका उत्तर कि प्राथमिक समाजीकरण जो है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना कहलाता है। ठीक है, बच्चों का जो समाजीकरण की शुरुआत होती है बच्चे के परिवार, मित्र, अन्य लोगों से होती है, इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये भी नोट कर लेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया जो है आपकी जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। फसल से एक प्रश्न आना है दोस्तों, आता है बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में। तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का। यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती है वह आपकी रबी की फसल कहलाती है। तो अब ये ध्यान देना कि अभी अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है। तो गेहूं हो गया, राई हो गया, ठीक है, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी रबी की फसल है। और गन्ना, चावल, मक्का ये सभी खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं आपका खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जून जुलाई महीने में जो बोई जाती है वह खरीफ की फसल कहलाती है और इसके अंतर्गत चावल, गन्ना, मक्का है। अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती है वह रबी की फसल है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी के प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था। रॉबर्ट हसल ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने या लेवरन ने। ठीक है दोस्तों, तो कुत्ते के काटने से होने वाला जो रेबीज रोग होता है उसके टीके का विकास आपके लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं उत्पादन में कौन सा जिला जो है अग्रणी में है। कटनी जिला है, सतना जिला है, होशंगाबाद है या बिरसा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं उत्पादन में सबसे जिला जो अग्रणी है वह आपका होशंगाबाद आता है। क्या है, होशंगाबाद जिला राज्य गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, वसा को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। तो दोस्तों रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो रक्षात्मक पदार्थ जो विटामिन होते हैं उन्हें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने पहली बार विजिट कर रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे शिक्षक बंधु हैं, प्यारे मित्र हैं दोस्तों, आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, शिक्षा को सपोर्ट कीजिए, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर स्थित है। शायद आप नाम बहुत कम सुने होंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। डिंडोरी जिले में है, बिरसा जिले में है, उमरिया में है या पन्ना में है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व सभी लोग जानते हैं। तो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये आपके दोस्तों डिंडोरी जिले में है। सभी लोग नोट कर लेंगे, डिंडोरी जिले में आपका फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी, यानी फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1968 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इस उद्यान में पादप जीव जंतुओं और जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम फासिल जीवाश्म रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है। धार जिले में, पन्ना जिले में, छतरपुर में, खंडवा में। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है आपके किस जिले में स्थित है। वीडियो को अंत तक देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेशन चलने वाला है, प्रैक्टिस से चलने वाला है, गोल्डन चांस, गोल्डन वीडियो होने वाला है दोस्तों। डायनासोर जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है, कमेंट आ चुका है।
क्या कमेंट है दोस्तों? धार जिला है, बिल्कुल सही जवाब। डायनासोर जीवाश्म उद्यान आपके किस जिले में है? तो आपके धार जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 0.89 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 यानी हाल ही में हुई थी। ठीक है, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सोयाबीन गेहूं उत्पादन में मालवा को मात दे रहे यहाँ के किसान। कहाँ के किसान मालवा को मात दे रहे हैं सोयाबीन गेहूं उत्पादन में? रायसेन के किसान, सतना के किसान, पन्ना के किसान, टीकमगढ़ के किसान। तो सोयाबीन गेहूं उत्पादन में मालवा को जो मात दे रहे हैं वह आप सतना के किसान हैं दोस्तों। जी हाँ, स्मार्ट फार्मिंग सोयाबीन गेहूं उत्पादन में मालवा को मात दे रहे हैं सतना के किसान। सीमेंट उत्पादन के प्रसिद्ध बिंद की औद्योगिक राजधानी सतना का नाम अब अग्रणी कृषि उत्पादक के जिलों में भी शामिल हो गया है। उन्नत तकनीक से खेती कर यहाँ के किसान सोयाबीन गेहूं उत्पादन में मालवा को मात दे रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनसे किसान स्मार्ट फार्मिंग अपना रहे हैं। सिंचाई संसाधनों के विकास व बिजली उपलब्धता के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की स्मार्ट सिटी बनने के बाद अब किसान स्मार्ट फार्मिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहाँ के किसान बढ़ रहे हैं? सतना के। इससे जहाँ कृषि आय बढ़ रही है, युवा जो है नौकरी छोड़कर कृषि आधारित उद्योगों की ओर लौट रहे हैं और जिले की धरती कृषि उद्यानिकी के लिए उपयुक्त है। दुग्ध उत्पादन में भी जिले ने अलग छाप छोड़ी है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी गुजरात की तरफ, ठीक है, क्या है भैया? गुजरात पूर्व में है या आपका हिमाचल प्रदेश पूर्व में है? नीचे कमेंट करें। नक्शा का ज्ञान बहुत जरूरी, एक प्रश्न आएगा नक्शा से। ठीक है, तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे नदी का नाम आपका नर्मदा नदी है मेरे प्यारे मित्रों। कौन सी है? नर्मदा नदी होगी। भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी भ्रंश नदी, ठीक है, का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है। साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। वहीं ताप्ती नदी की लंबाई 24 किलोमीटर है जो भारत से पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न यह है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय आपका जीन पियाजे जी को जाता है। जीन पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है। ठीक है, फिर आपकी तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है? फटाफट नीचे कमेंट करेंगे। ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे दुनिया में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं, अर्थात नव स्फूर्त विचारों के धरातल पर अपनी अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन मान जाती है? अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीक मानी जाती है वह निदानात्मक मूल्यांकन मानी जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होगी? दोस्तों आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो एक अच्छा परीक्षण की विशेषता क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, ये तीनों होगी। लेकिन जो है उत्तीर्ण करना यह विशेषता नहीं होगी। एक कोई अच्छा परीक्षण है उसकी विशेषता उत्तीर्ण करना नहीं होगी। ठीक है, बाकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुता ये तीनों होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप लोग देखते होंगे कि बच्चे क्या है, बच्चों में आजकल रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। अगर इसको रोकना हो तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप क्या करेंगे, कैसे प्रश्न बच्चों से पूछेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, दीर्घ उत्तरीय पूछेंगे या निबंधात्मक प्रश्न पूछेंगे? तो राइट ऑप्शन जाएगा वस्तुनिष्ठ। अगर प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों में, छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है वह क्या होगी, कम होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? अगर पौधे के विभिन्न भागों को शिक्षण करना हो उसके लिए पौधों का अवलोकन आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, श्यामपट्ट आवश्यक है या पौधों का चित्र आवश्यक है?
तो पौधे के विभिन्न भागों को शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? पौधे का अवलोकन करना सबसे आवश्यक माना जाता है। इससे छात्रों के पौधे से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान जो है आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही हो सकता है, ठीक है, सही है। यह बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो जब भी दोस्तों लड़के लड़कियों की बात की जाती है, तुलना की जाती है दोनों में, तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो प्राथमिक स्तर के शिक्षण में पर्यावरण विषय वस्तु का निर्धारण जो है SCERT द्वारा किया गया था, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? जो आपकी जैव विविधता हॉटस्पॉट होती है, ठीक है, उसे किस आधार पर विश्लेषित करते हैं? स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर, स्थानिक फूल पादपों के आधार पर, फूल वाले पौधों की प्रजातियों के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका स्थानिक फूल पादपों के आधार पर विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन होता है, पिकनिक करना होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या सरकारी योजना का निर्वाह करना? तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को ले जाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का होता है प्रत्यक्ष अनुभव, जिससे बच्चे क्या करें? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। आप लोग सुबह से देख पा रहे हैं, पहले आपके महत्वपूर्ण बाल विकास के 500 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। 500 क्वेश्चन बाल विकास के, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर हैं, तो आप जाइए जरूर। ठीक है, हमने वो वीडियो लगभग 2 से 3 दिन के मेहनत से, यानी लगभग दोस्तों 20 से 22 घंटे की मेहनत से वो वीडियो तैयार हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, जिसकी वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। ठीक है, अभी चार्ज में लगाना है, चार्ज में लगाएंगे बैटरी, ठीक है, इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है दोस्तों? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट की जो EVS की क्लास है 30 की 30 तैयारी हो जाएगी। बाल विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षक बनने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, तो वो 500 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएगी जो आज ही अपलोड किया गया है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? कहानी विधि होती है, व्याख्या विधि होती है, वाद विवाद विधि होती है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब अभी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए जो प्रभावशाली विधि की बात करते हैं, तो वह कहानी विधि मानी जाती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इनमें से कौन एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होगा? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी होना, या गृह कार्य पूर्ण करना, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों जब भी आप लोग शिक्षक अध्यापक अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो यह क्या होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना ही एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए, शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए, जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए, दोस्तों शिक्षक के चैनल को सपोर्ट करने के लिए, शिक्षक के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? वायुमंडल, सभी लोग जानते हैं पर्यावरण का घटक है। जलमंडल, ठीक है, ये भी पर्यावरण का घटक है। मानव, ये भी पर्यावरण का घटक है। लेकिन सौर मंडल जो है यह पर्यावरण का घटक नहीं कहलाता है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल आता है तथा जैव मंडल यानी कि मानव आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका क्या है? सौर मंडल नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करता है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, बच्चों में
सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, या बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता का विकास करता है, या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है दोस्तों? सीखने की प्रेरणा में अभिप्रेरणा जो है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आज से ऐसे ही प्रैक्टिस, इससे बेस्ट प्रैक्टिस सेटअप चलने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव करेंगे? ठीक है, यह बहुत बार रिपीट हुआ है आपके टीटी एग्जाम में, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लांट या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों कौन सा चैनल देखने के लिए सुझाव करेंगे? तो डिस्कवरी चैनल को देखने का सुझाव करेंगे, नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लांट, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी पर्यावरण से संबंधित आपके चैनल हैं, ठीक है, जो मानव जीवन से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं। अतः पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने वाले छात्र को उपयुक्त सभी चैनलों को सुझाव देंगे। अगला प्रश्न है, राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले NCTE है, NCERT है, या आपका SCERT है, या आपका MHRD है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो SCERT ने किया था, ठीक है। SCERT का यहाँ पे फुल नाम क्या हो जाएगा? SCERT का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बोला जाता है। पर्यावरण विषय वस्तु का निर्धारण स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। अंतिम 30वां प्रश्न है, 30 नंबर की क्लास थी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज की क्लास में आज का स्कोर कितना है आप लोगों का, और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी जो तरीका होता है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, अंकुरित बीजों की जो है फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। तो दोस्तों, बीज अंकुरण की अगर अवधारणा आपको बच्चों में पढ़ाना हो, समझाना हो, बताना हो, उसके लिए जो प्रभावी तरीका होगा कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना, जिससे बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है, प्रकाशमय बनाती है और सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद सभी का। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए सिलेक्शन पाइए, और आपका सिलेक्शन ही हमारा मकसद है। आपका सिलेक्शन यानी कि हमारा जो सपना है वो पूरा हो गया दोस्तों। तो सपोर्ट करें शिक्षा के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी।